अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। आज हम उर्दू का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि हम उर्दू का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करें और हमारे उसमें मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सारी ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये रूल आपने नहीं भूलना कभी भी। दूसरी बात कि अब जब हम दूसरा हिस्सा इंशाई हिस्सा स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से पेपर में हेडिंग्स दी हों आप उसी तरह ही अपने पेपर में दें, ताकि पेपर की तरतीब जो है, जब तरतीब से पेपर किया होगा तो उसके अंदर खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्सा इंशाई उसने लिखा हुआ है, तो आप वैसे तो जो आप लिखते हैं पेपर में आप वही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हिस्सा इंशाई लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप इंशाई तर्ज और ये आप ज़्यादा खूबसूरत लिख सकते हैं ताकि आपका पेपर ज़्यादा प्यारा लगे, तो आप वही लिख सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने हिस्सा इंशाई ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर हिस्सा इंशाई लिखूँगी। मैं पेपर में इंशाई तर्ज लिख के आई थी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हिस्सा इंशाई लिखें। उसके बाद जिस जिस तरह से आपके पेपर पे आपको हेडिंग्स मिल रही हैं आप उसी तरह से लिखें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हिस्सा अव्वल मिल रहा है। तो हिस्सा अव्वल जो है आप क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो तशरीह जो अशार की होती है उसको बाद में अटैम्प्ट करते हैं, और जो हमारे पास हिस्सा दोम है, मतलब कि इसमें क्वेश्चन आंसर, खुलासा, मरकज़ी ख्याल, ये सब कुछ ये पहले अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि तशरीह 2 नंबर की है और जबकि खुलासा, मुकालमा ये सब 5-10 नंबर के हैं, जिसकी वजह से, और ये चीज़ें छोटी हैं, इनमें टाइम कम लगेगा। लेकिन मुझे तरतीब ज़्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से मैं पहले तरतीब के हिसाब से ही क्वेश्चन करके आई थी। गो कि अगर आपको लगे कि आपका पेपर नहीं कंप्लीट होगा, पेपर रह जाएगा, तो आप मैं उसी वक्त छोड़ देती थी और मैं दूसरा हिस्सा स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि तशरीह जो है वो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम भी करें तो वो कम ही होती है। अब यहाँ पर हिस्सा अव्वल की हेडिंग है, तो मैं उसके बाद हिस्सा इंशाई के बाद सवाल नंबर 2 लिखने से पहले भी मैं हिस्सा अव्वल की हेडिंग दूंगी, क्योंकि पहले हमारे पास हिस्सा अव्वल आ रहा है। हिस्सा अव्वल लाइंस जो है वो हम बाद में मुकम्मल करेंगे, अभी हम सिर्फ हेडिंग्स पे गौर करते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने पहले अशार की तशरीह करनी है। सवाल नंबर 2 आप जिस तरह से चाहें आप लिख सकते हैं, लाम अलहदा और नंबर अलहदा, या जिस तरह से भी आप लिखते हैं आप उस तरह से कैरी ऑन कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आपने सवाल नंबर किस तरह से लिखना है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले हम अशार की तशरीह करेंगे, अशार की तशरीह की। अब इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे, क्योंकि सवाल नंबर 2 की जो मेन हेडिंग है कि सवाल नंबर 2 में हमने क्या करना है, किस चीज़ के बारे में है, तो उसकी हेडिंग देना लाजमी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लिखूँगी कि अशार की तशरीह। जिस तरह से आप लोग लिखते हैं आप उसी तरह से ही कैरी ऑन कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैं जो अशार तशरीह है वो इस तरह से लिखनी है। अगर आप इस तरह से लंबा वाला करके लिखते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास अशार की तशरीह में 2 पोर्शन हैं। सबसे पहले हमारे पास हिस्सा नज़म है, उसके बाद हिस्सा गज़ल है। अब आपने जो चीज़ पहले अटैम्प्ट करनी है आप उसकी हेडिंग लगाएं। डायरेक्ट ही नंबरिंग देकर स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप पहले हिस्सा नज़म, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि तरतीब बेहतर है अगर आप लोग उसको फॉलो करें, तो यहाँ पर पहले मैं हिस्सा नज़म की हेडिंग दूंगी, क्योंकि मैंने भी बोर्ड के पेपर में पहले हिस्सा नज़म ही लिखा था। हिस्सा नज़म लिखें और उसके बाद फिर हम इसके नीचे हेडिंग्स वगैरह देना स्टार्ट करेंगे और अपना काम बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। अब यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं कि जो आपको 4 शेर की अशार की आपको तशरीह आती है, जिनमें से आपने 3 करने होते हैं। नज़म में से आपको 4 दिए होते हैं और आपने 3 करने होते हैं, जबकि गज़ल में आपको 3 दिए होते हैं और आपने 2 करने होते हैं। अब यहाँ पर मुझे याद नहीं है मैं कौन सा छोड़ के आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तीसरे नंबर वाला छोड़ के आई थी। बरसात की बहारें में से जो आया, हमें चारों नज़मों में से एक एक शेर आया हुआ है। तो अगर आप देखें, अब मैंने क्योंकि पहले वाला अगर अटैम्प्ट करना है तो मैं यहाँ पर आई लिख के स्टार्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने आई लिखा, क्योंकि पहला शेर है, जिस तरह से उसने रोमन में काउंटिंग की हुई है तो मैं भी रोमन में ही दूंगी। उसके बाद आप ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करके शेर लिख सकते हैं। शेर क्या है हमारे पास कि जचता नहीं नज़रों में, जचता नहीं। आप चाहें तो पूरा शेर भी लिख सकते हैं, चाहें तो इसको हाफ भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि अगर आप पूरा लिखें। उसके बाद अब हम जिस तरह से उसने हमसे पूछा तो नहीं है कि आपने नज़म का उन्वान या शायर का नाम लिखना है, लेकिन जब आपको नज़म का उन्वान और शायर का नाम पता ही नहीं होगा, आप लिखेंगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज़ की तशरीह करें हैं। जिसकी वजह से ये चीज़ एक मस्ट है, आपको लिखें तो ये बेहतर है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ कि नज़म का उन्वान
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पहले वो शायर का नाम लिखते हैं और बाद में नज़म का उन्वान लिखते हैं, तो ये करना बेहतर चीज़ नहीं है। आप पहले नज़म का उन्वान लिखें, उसके बाद आप शायर का नाम लिखें। नज़म का उन्वान, इसके आगे मैं उन्वान लिखूँगी। अब मैंने ब्लू मार्कर खोली हुई है, अब तो मैं इसी को ही यूज़ करके, तो शायर का नाम, उसके बाद अगर आपको माखज़ और ये सब कुछ आता है कि इसकी सिनफ़ क्या है, मतलब ये किस अंदाज में लिखी गई है, तो मुसद्दस है या जो भी है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप मफ़हूम लिखें। मफ़हूम जो है वो तशरीह का हिस्सा नहीं है। आप मफ़हूम ना भी लिखें तो बेहतर, तो काम चल जाएगा, लेकिन मफ़हूम लिखने से होता क्या है कि अगर आपका मफ़हूम ठीक हो, अगर आपने ठीक मफ़हूम लिखा हो, तो आपका मफ़हूम पढ़ लिया जाएगा और आपकी जो तशरीह है उसको पढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मफ़हूम से ही पता चल जाता है कि आपको तशरीह आती है या नहीं। अगर आपको मफ़हूम नहीं आता तो गलत ना लिखें, उसकी बजाय आप लिखें ही मत। अब मैं 604 ब्लैक मार्कर का यूज़ करके नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखूँगी। अब ये मेरा तरीका है कि मैं इस तरह से अटैम्प्ट करती हूँ, लाजमी नहीं है कि आप भी इसी तरह करें, आप पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे खूबसूरत लगता है कि अगर मैं शायर का नाम और नज़म का उन्वान प्रोमिनेंट करके लिखूँ। अब ये मेरे ख्याल में हमद में से आया है, तो हम हमद, नज़म के उन्वान में हम हमद लिखेंगे। हमद के शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली था। तो वो भी मैंने लिख दिया। जी, हाली के ऊपर क्योंकि उसका तखल्लुस था तो मैंने वो भी लगा लिया। अब हम मफ़हूम लिखेंगे। मफ़हूम जो है वो मैं ब्लू पेन से लिखूंगी। जचता नहीं नज़रों में या खिलत सुल्तानी कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। शायर कहते हैं कि आगे आप मफ़हूम जो है वो स्टार्ट करके, फ़र्ज़ करें कि आपका मफ़हूम यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, दो मैक्सिमम 1.5 या 2 लाइनों का आप मफ़हूम लिखें। मफ़हूम भी अगर आप 5-6 लाइनों का लिखेंगे तो उसमें उससे बेहतर है कि फिर आप ना लिखें। उसके बाद हम तशरीह की हेडिंग देंगे। तशरीह से कबल मतलब जो हमें शेर दिया होता है उसकी तशरीह करने से पहले हमें शायर का तारुफ लिखना होता है। आप मुख्तसर सा शायर का तारुफ लिखें और उसके बाद आप जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी तशरीह का आगाज़ कर सकते हैं। अब आप लाइंस लगा सकते हैं इनके नीचे। मैं आपको 1-2 अगर लाइंस लगा कर दिखा दूँ। लाइंस लगाने के लिए आपने साथ लाइंस नहीं लगानी, क्योंकि उर्दू के पेपर में टाइम जो है उसकी काफ़ी हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारा टाइम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अभी तक हमारा जो है वो पेपर मुकम्मल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमारा पेपर भी अक्सर रह जाता है। जिसकी वजह से अगर आप लाइंस एंड पे ही काम छोड़े लाइंस का तो वो चीज़ बेहतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लाइंस लगा रही हूँ और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ तक चीज़ मीम आ रहा होगा तो उसकी जगह छोड़ देंगे, तो ऐसा उर्दू में मत करें। इंग्लिश में अगर आप जी वगैरह की जगह छोड़ दें तो वो ठीक है, लेकिन उर्दू में ऐसा करना खूबसूरत नहीं लगता, उससे पेपर गंदा लगता है मुझे। तो उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तशरीह में आप लिखें कि तशरीह तलब शेर के शायर का नाम ये है, वो एक बुलंद पाया शायर थे और ये वो। उसके बाद हिस्सा नज़म के नीचे भी आप लाइन लगा सकते हैं। जी, तो ये काम मुकम्मल हो गया हमारा। अब लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं कि तशरीह जो है वो आपकी तकरीबन 1.5 सफ़े से 2 सफ़े तक की मैक्सिमम हो जाए, लेकिन तशरीह आप जितनी मर्ज़ी लिखें आपकी वो ठीक है। मतलब अगर आप 1.5 सफ़े के लिखते हैं तो उसके आपको मार्क्स 2 मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फ़र्ज़ करें मेरी तशरीह यहाँ तक पूरी है तो एक एंडिंग लाइन लगाएं और उसके बाद आप सवाल नंबर 2 से उसके बाद आप हिस्सा गज़ल की हेडिंग दें एज इट इज़, जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिस्सा नज़म की हेडिंग दी है, और उसके बाद आप नीचे से अशार की तशरीह का आगाज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा सवाल स्टार्ट करती हूँ, जब आपकी नज़म अशार की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद हम पहुँचेंगे कि हमारे पास हिस्सा दोम की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर पे देखें, ये वही पेपर है जो मैंने वोट का दिया था, अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखें तो हिस्सा दोम है आ रहा है। उसके बाद तो मैं हिस्सा दोम की हेडिंग दूँगी, क्योंकि अगले सारे जो सवाल हैं वो हमारे पास हिस्सा दोम में ही शुमार होते हैं। हिस्सा दोम की हेडिंग दें। अब उसने दोम लिखा हुआ है तो हम भी वही लिखेंगे। असल में वर्ड
उसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 3 है। अब मैंने पेपर में क्या किया था, मुझे लग रहा था कि मेरा मुकम्मल नहीं होगा, जिसकी वजह से मैंने ये वाली जो तशरीह थी मैंने इसको एंड पे ले गई थी मैं। लेकिन अगर आप बेहतर समझें तो आप इसको यहीं पर ही मुकम्मल करें। शीट जो है वो उर्दू के पेपर में आपने इतदाल से इस्तेमाल करनी है। मेरा 10th में भी पेपर में यही प्रॉब्लम आया था, मेरी शीट ख़त्म हो गई थी, और 9th क्लास में भी मेरे पास इस इक़्तिबास की तशरीह के लिए जो शीट थी वो बहुत कम बची थी, सिर्फ मेरा ख्याल 4 या 5 सफ़हात बचे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही तंग करके लिखना पड़ा था। उसके बाद अगर हम सवाल नंबर 3 लिखें तो मैं इसका पैटर्न भी आपको बता देती हूँ। इस दोम के नीचे हम हेडिंग देंगे सवाल नंबर 3, क्योंकि हमारे पास जो इक़्तिबास की तशरीह है वो सवाल नंबर 3 का ही हिस्सा है। सवाल नंबर 3 अब क्या चीज़ है हमारे पास, नसर पारों की तशरीह। अब समटाइम्स इक़्तिबास की तशरीह हो तो आप इक़्तिबास की लिखें, नसर पारों की तशरीह है तो अब मैं यहाँ पर नसर पारों की ही तशरीह लिखूँगी। अगर आप ये सब हेडिंग्स दें तो इससे पेपर में खूबसूरती पैदा होगी, क्योंकि आपको पता होगा आप एक तरतीब से काम करें। अब इसमें आपकी चॉइस, आप पहले पहली करें या दूसरी करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पहली वाली का करके बता देती हूँ कि हम उसको किस तरह से करेंगे। इक़्तिबास जो है उसकी मुख्तसर सी आप हिंट दें कि हम किस वाले इक़्तिबास की बात कर रहे हैं, कि ख्वाजा साहिब कहाँ, बाशिद खैर बाशिद कहाँ। यहाँ तक कि मैंने मुकम्मल कर दिया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास लास्ट वर्ड कहाँ है, तो मैंने वो वहाँ पर मुकम्मल किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबक का उन्वान बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से मैंने पहले बता चुकी हूँ कि क्योंकि पहले आप नज़म का उन्वान लिखें, उसके बाद ही अगर आप बताएंगे कि उसकी शायर का नाम, तो ये ज़्यादा बेहतर शय है। सबक का उन्वान लिखेंगे हम पहले, उसके बाद हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम। अब यहाँ पर आपके पास एक खूबसूरत सा चांस है, आप यहाँ पर सिनफ और माखज़ लिखें तो ये पेपर पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जो नहीं भी याद करते तो वो अब याद कर लें, क्योंकि अभी पेपर्स में टाइम है। आप माखज़ और सिनफ लाजमी लिखें। उर्दू के पेपर आपकी जो पोजीशन बनती है वो उर्दू के पेपर की वजह से ही बनती है। आप माखज़ और सिनफ। अब अगर आपको लग रहा होगा कि हम लाइंस काफ़ी वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से ना करें। आप ये वाली जो हेडिंग है ये छोटी मार्कर से दे सकते हैं, और आगे जो फिर अगर आपने ये छोटी मार्कर से दी तो फिर आप जो आगे लिखते हैं आप वो पेन से या ब्लैक पॉइंटर से लिखें तो वो ज़्यादा फिर खूबसूरत लगे। ख़त कशीदा अल्फाज के माना। फाज माना जो है वो मैं ब्लैक या आप ब्लू छोटी मार्कर से लिख सकते हैं। अगेन आप ब्लैक मार्कर से सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़, और यहाँ पर ब्लैक पॉइंटर से अल्फाज लिखें और उसके आगे माना लिखें। जब आपकी एक नसर पारे की तशरीह मुकम्मल हो जाए तो फिर आप उसके बाद दूसरे की स्टार्ट कर सकते हैं। एंडिंग लाइन लाजमी लगाएं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 4 जो है वो मुख्तसर सवालात है। 5 हमें जो है वो 8 सवाल दिए जाते हैं, हमने 5 उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। अब आप यहाँ पर सवाल नंबर 4 की हेडिंग देकर क्वेश्चन को बाकायदा तौर पर लिख सकते हैं। मुख्तसर जवाबात, मुख्तसर सवालात लिखने से गुरेज करें, क्योंकि सवाल सारे ही मुख्तसर होते हैं, हमें जवाब मुख्तसर देने होते हैं। मुख्तसर जवाबात। अब आपने जो भी लिखना है आप उसका, फॉर एग्जांपल हमने लिखने के पे सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था, तो इसमें हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, रोमन में ही लिखें। उसके बाद छोटी ब्लू मार्कर से मैं इसकी कोई भी आप हेडिंग बना सकते हैं, सलीम। ये हेडिंग हमारे पास कोई बहुत ही हतमी शय नहीं है, ये बस हम खूबसूरती के लिए लिखते हैं ताकि पता चले कि हमने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। उसके बाद जब ये सवाल मुकम्मल हो जाए तो एक एंडिंग लाइन लगाएं, और उसके बाद आप इस तरह से कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें सवाल नंबर 5 में हमारे पास खुलासा है, सेम एज इट इज़ जिस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। सवाल नंबर 5 लिखकर खुलासे की हेडिंग दें। उसके बाद आपने जो भी खुलासा अटैम्प्ट करना है, आई, अगर आपने हिजरत नबी का अटैम्प्ट करना है तो आई लिखें, और उसके बाद आप मुकम्मल तौर पर आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद सबक का उन्वान में हिजरत नबी लिखें,
उसने पूछा नहीं है हमसे सबक का उन्वान मुसन्निफ़ का नाम, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो जिस तरह शार की तशरीह में है कि अगर आपको सबक का मुसन्निफ़ का नाम पता होगा तो ही आप उसका खुलासा भी बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। इससे पेपर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद आप सबक का उन्वान मुसन्निफ़ का नाम सिनफ़ और माखज़ अगर आप खुलासे में लिखते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं लिखते तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास नात का मरकज़ी ख्याल या खुलासा और शायर का नाम है। अब 9th क्लास में तो मरकज़ी ख्याल अगर आप अटेम्प्ट करें तो वो बेहतर चीज़ है, क्योंकि 2 से 3 लाइनों का आपको मरकज़ी ख्याल लिखना होता है और वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, जबकि आपको खुलासे में तमाम अशार के मफ़हूम को लिखना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास चॉइस आ जाती है सवाल नंबर 7 में, आपको दरख्वास्त और ख़त में आपने लिखना होता है। अब ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप क्या करते हैं। दोनों चीज़ें याद करने की बजाय आप एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, लेकिन आपको दोनों चीज़ों के पैटर्न लाजमी आने चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैं पेपर में तैयार करके गई थी कि मैं ख़त अटैम्प्ट करूँगी, लेकिन जो क़वाइद इंशा के अलावा वाले ख़त हैं उनके ऊपर मुझे एज सच कोटेशंस नहीं आती थी, तो मैंने ये वाला मुझे मुकालमा ख़त जो है वो नहीं आता था, इसकी वजह से मुझे दरख्वास्त अटैम्प्ट करनी पड़ी। और दरख्वास्त मैं इसी तरह से ही अटैम्प्ट कर सकी क्योंकि मुझे उसका पैटर्न आता था। तो आप भी पेपर जो तमाम आपकी मुकालमा है, ख़त है, कहानी है या मुकालमा, इन सब के आप पैटर्न जो हैं वो लाजमी तैयार करें। उसके बाद कहानी नहीं, मैंने मुकालमे तैयार किए थे, तो मुकालमा तो अगर ये ना भी मुझे याद नहीं है कि ये था कि नहीं, लेकिन मैंने मुकालमा अटैम्प्ट किया था, क्योंकि मुकालमा आपको 1.5 सफ़े का लिखना होता है। अगर आपको इनके पैटर्न चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम वो भी आपको दे देंगे। उसके बाद जुमलों की दुरुस्ती आती है। अब जुमलों की दुरुस्ती मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से करें तो वो खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ फ़र्ज़ करें हमारा मुकम्मल हो चुका है काम, तो हम यहाँ पर सवाल नंबर है हमारे पास 9। अब इसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप जुमलों की दुरुस्ती करते हैं या आप जुमलों की तकमील अटैम्प्ट करते हैं। जुमलों की दुरुस्ती जो है वो काफ़ी लेंथी काम हो जाता है, इसकी बजाय अगर आप जुमलों की तकमील देखेंगे तो वो आपकी क़वाइद इंशा पे महज 43 या 40 इतने ही हैं, तो आप वो वाली अटैम्प्ट करें। अब यहाँ पर दर्ज जुमलों की तकमील कीजिए, तो जुमलों की तकमील कर देते हैं हम यहाँ पर। लेकिन समटाइम्स अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको जुमलों की तकमील जो है वो उनमें से ना आए। जिस तरह क़वाइद इंशा पे जो जुमले दिए हुए थे उनमें से और इन जुमलों की तकमील में फिर चॉइस नहीं होती हमारे पास। हमें जितने भी आते हैं हम 5 के 5 आते हैं, और अगर हमें नहीं भी आता होगा तो फिर हमारा 1 नंबर जाएगा। अगर तो आपको रिस्क लेना है तो फिर आप जुमलों की दुरुस्ती जो है वो ना करें तैयार, लेकिन मेरी बेहतर तो यही है कि आपको जहाँ से भी जुमलों की तकमील मिलती है आप अपनी शरह सरमाया से या किफ्स के नोट से लाजमी इनको मुकम्मल तौर पर पढ़ें। अब उल्टे बांस, अब बरेली जो है वो हमारे पास डैश में है तो मैंने इसको छोड़ दिया। पेपर में मेरे पास जगह इतनी कम थी कि मुझे इस तरह से लिखना पड़ा, तो मुझे लगता है ये बेहतर तरीका है, इससे आपकी जगह भी बचेगी। बासी कढ़ी में अब उबाल जो है वो आपको डैश छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे आया तो आया। इसी तरह से आप बाकी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जिस तरह बासी कढ़ी में उबाल, तो आप ये ब्लू पॉइंटर से लिखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। उबाल आया उल्टे बांस बरेली को। इस तरह से आप बाकी तमाम चीज़ें अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का पैटर्न चाहिए तो आप वो हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उस चीज़ का पैटर्न ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।